नेक्स्ट पेज पे आते हैं. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट क्रीप. So today we'll be talking about creep of concrete. So next of the point of discussion is creep in concrete. अब क्या है creep in concrete? What is this creep in concrete? पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में सारे points mention भी करा दूंगा. First we'll try to understand this, then I'll mention all the points also. फिर points को mention कर देंगे. अब क्या होती है हमारी creep? When the concrete is being subjected to sustained loading, जब आप concrete को sustain करोगे या concrete पे ऊपर load लगाओगे, sustained loading का मतलब over a period of time. So I can say when the concrete is subjected to sustained loading, जैसे loading हम कौन सी लगाते हैं, compressive loading, its deformation will keep on increasing. इसका deformation बढ़ता जाता है time के respect में. भले ही आपने स्ट्रेस क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कंक्रीट के ऊपर लोड लगाया, लोड कांस्टेंट रखा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पर टाइम के साथ कंक्रीट की जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ती चली जाएगी. ये जो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट होता है डिफॉर्मेशन का या स्ट्रेन का, इसको हम बोलते हैं क्रीप. या आप इसको बोल सकते हो प्लास्टिक फ्लो, या आप इसको बोल सकते हो टाइम यील्ड. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज टाइम यील्ड. क्लियर चीज? तो अगर मैं लोड को कांस्टेंट रखूं और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करूं कंक्रीट के अंदर, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफॉर्मेशन हुई है, जो स्ट्रेन आया है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं क्रीप. लोड विद इन इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल सही बात है नीरज. जो भी लोडिंग है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए. अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर हुई तो तब भी क्रीप मिलेगा, पर जो हमारी अजम्पशन है अभी जो आगे बताऊंगा वो वैलिड नहीं होगी. कौन सी अजम्पशन? दैट विल सी. इसका मतलब ये नहीं कि लोड आपको इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रखना है. लोड इलास्टिक लिमिट के बाहर भी जा सकता है, पर बाहर चला गया तब भी क्रीप मिलेगी, पर वो क्रीप हमारी थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा होगा. इट विल नॉट बी फॉलोइंग अवर थ्योरी. तो हमारी थ्योरी तभी काम करेगी जब लोड किसके अंदर हो, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो. तो पहले तो ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं. सो फर्स्ट आई मेंशन दिस पॉइंट. तो पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? पहला पॉइंट बोला व्हेन कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू सस्टेन्ड लोडिंग, when concrete is subjected to sustained loading, compressive, its deformation keeps on increasing. Its deformation keeps on increasing with time. Its deformation keeps on increasing with time, even though stress level is not changed. Even though the stress level is not changed. अभी आपने स्ट्रेस लेवल को चेंज नहीं किया. ये जो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है, इसे हम बोल देते हैं क्रीप. दिस टाइम डिपेंडेंट, आगे स्क्रीन भर गई पूरी. दिस टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन इज टर्म्ड एज, इसी को बोला जाता है क्रीप. दिस इज टर्म्ड एज क्रीप बोल दो या प्लास्टिक फ्लो बोल दो. So either you can say creep or you can say plastic fold. एक और नाम बताता है टाइम यील्ड. इट में ऑल्सो बी टर्म्ड एज टाइम यील्ड. इसको टाइम यील्ड भी बोला जा सकता है. इट में ऑल्सो बी टर्म्ड एज टाइम यील्ड. सो टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेन इज क्रीप. बिल्कुल सही बात है हर्ष सोनी, एब्सोल्युटली करेक्ट. सर प्लीज गाइड, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ESC मेन? आई एम गेटिंग 243 बेटा कट ऑफ के आसपास ही है, मतलब टच एंड गो वाली बात है. तो 260 प्लस के आसपास एक्सपेक्टेड है कट ऑफ. हो कुछ भी सकती है, पर 243 टच एंड गो वाली बात है. स्ट्रेस लेवल चेंज नहीं हुआ, मतलब लोड ना बढ़ाया लोड ना घटाया. तो टेक्निकली लोड बढ़ाने से डिफॉर्मेशन बढ़ेगी, तो मैंने लोड को नहीं बढ़ाया, स्ट्रेस लेवल को कांस्टेंट रखा, तो लोड चेंज नहीं हुई है. लोड इज नॉट चेंज्ड. सर क्या ऐसे फिगर में समझा सकते हैं? बिल्कुल फिगर में समझा सकते हैं. अभी फिगर में समझाऊंगा मैं. तो अगला पॉइंट मेरा वही था. वो तो बीच में एक जने ने डाउट पूछ लिया, इसलिए मेरा फिगर बना नहीं. अब मेरे को फिगर के फॉर्म में समझाना था इसको. ले लो फिगर के फॉर्म में. तो बिल्कुल फिगर के फॉर्म में समझ सकते हैं. ये लो फिगर के फॉर्म में समझते हैं इस बात को पूरा. So we'll try to analyze this in the form of a figure. Let us suppose ये हमारा बार है. Let us suppose this is our bar. इस बार के ऊपर आपने लोड अप्लाई किया. लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर है. It is being subjected to the load.
जब आपने इस पर लोड अप्लाई किया, इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आएगी। डिफॉर्मेशन इंस्टेंट होगी, डिफॉर्मेशन इंस्टेंट निकल के आएगी। उस इंस्टेंट डिफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, उस इंस्टेंट डिफॉर्मेशन को बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। तो लेट सपोज जो डिफॉर्मेशन निकल के आई, मान लेता हूं मैं, सो लेट सपोज जो डिफॉर्मेशन निकल के आई इंस्टेंटली, वो मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं। तो ये डिफॉर्मेशन तो इंस्टेंटली आ गई, यानी इलोंगेशन हो गई। टेंसाइल लोडिंग है तो इलोंगेशन मिलेगी आपको। तो ये डिफॉर्मेशन तो इंस्टेंट हो गई। वैल्यू कितनी निकल के आई, लेट सपोज dx। तो आपने t इक्वल्स टू 0 पे लोड लगाया, t इक्वल्स टू 0 पे लोड लगाने के बाद हमारे मेंबर की लेंथ dx बढ़ गई। तो हमारे मेंबर की लेंथ dx बढ़ गई। ओरिजिनल लेंथ थी l, सो ओरिजिनल लेंथ वाज l और लेंथ बढ़ गई dx। सो लेंथ इज इंक्रीज बाय dx। तो t इक्वल्स टू 0 की कहानी है। तो मेरे को कोई इलास्टिक बताएगा, मेरे को ये बताएगा इलास्टिक स्ट्रेन कितनी होगी। तो इलास्टिक स्ट्रेन, तो यहाँ बगल में लिख देता हूं मैं, इलास्टिक स्ट्रेन। सो इलास्टिक स्ट्रेन E, तो इलास्टिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू व्हाट, इलास्टिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू dx बाय l। सो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। लॉस हुआ स्ट्रेस का ड्यूरिंग क्रीप, क्या बोल रहे भैया, लॉस ऑफ स्ट्रेस, कुछ भी बोले जाना है, जो चीज बताई जा रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये हमारी इलास्टिक स्ट्रेन निकल गया है। कब निकल के आ गई, t इक्वल्स टू 0 पे, जैसे ही आपने लोड लगाया। तो कब निकल के आ गई, t इक्वल्स टू 0 पे। सो एज द लोड इज बीइंग अप्लाइड, तो t इक्वल्स टू 0 की कहानी है ये। क्लियर है चीज। अब आपने लोड को छोड़ दिया। अब जब आपने लोड को छोड़ दिया, इसमें डिफॉर्मेशन क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट्स डिफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ये डिफॉर्मेशन अब टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। सो दिस डिफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब टाइम के साथ जो डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, आप लोड चेंज नहीं कर रहे हो। So you are not changing the load, but the deformation is increasing with time. This time dependent deformation will be termed as what? ये जो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है, इसको मैं क्या बोलूंगा, मैंने कोई सा भी टाइम t इक्वल्स टू टी उठा लिया, तो कोई से भी टाइम t इक्वल्स टू टी पे डिफॉर्मेशन कितनी निकल के आई, लेट अस सपोज dy। तो टाइम t पे हमारी क्रीप स्ट्रेन कितनी होगी, एट दिस टाइम t क्रीप स्ट्रेन विल बी हाउ मच। तो अब जो मैंने टाइम t कंसीडर किया हुआ है, इस पे क्रीप स्ट्रेन कितनी निकल के आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ क्रीप स्ट्रेन। सो नाउ आई कैन से क्रीप स्ट्रेन, सो क्रीप स्ट्रेन एट t इक्वल्स टू t। तो क्रीप स्ट्रेन एट t, तो क्रीप स्ट्रेन एट t, तो अगर मुझे क्रीप स्ट्रेन निकालनी है तो EC विल बी इक्वल टू dy बाय l। तो बिल्कुल सही बात है, dy बाय l। अब ये टाइम के साथ चलती जाएगी, इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद द टाइम। इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। प्रैक्टिकली बताऊं, 100 साल तक मिलेगी आपको ये। प्रैक्टिकली 100 सालों तक कहानी चलती रहती है। तो 100 सालों तक कहानी चलती गई, तो 100 सालों तक कहानी चलती गई, अप टू 100 ईयर्स आपको डिफॉर्मेशन मिलती गई। तो 100 सालों तक आपको क्या मिलती गई, डिफॉर्मेशन मिलती गई। कितनी डिफॉर्मेशन निकल के आ गई 100 सालों में, dy मैक्स। तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन कितना होगा हमारा, व्हाट अबाउट द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। तो हम बोलेंगे अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। तो अगला पॉइंट, so ultimate creep strain, so ultimate creep strain t equals to 100 years। so EC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, dy maximum by l। तो टाइम डिपेंडेंट जो डिफॉर्मेशन निकल के आती है कांस्टेंट लोडिंग पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रीप, या टाइम यील्ड, या प्लास्टिक फ्लो, कुछ भी नाम दे दो। क्लियर है पूरी कहानी। टोटल स्ट्रेन कितना होगा हमारा, व्हाट अबाउट टोटल स्ट्रेन। तो हम बोलेंगे टोटल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन, दोनों को जोड़ दो, ये टोटल स्ट्रेन निकल के आ जाएगी। सो दिस विल गिव यू द टोटल स्ट्रेन प्लस क्रीप स्ट्रेन। अब ये बात वैलिड है कब तक, ये बात वैलिड है तब तक जब तक आपकी लोडिंग कैसे हो, इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। सो द स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली अप टू एन एक्सटेंट लोडिंग इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर लोडिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर है तब आप ये बात बता सकते हो, अगर लोडिंग आपकी इलास्टिक लिमिट के अंदर नहीं है तब आपकी स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगी। सो इट इज वैलिड ओनली अंडर सर्विस लोड कंडीशन। ये तो बिल्कुल सॉन्ग वाला ही है, ये सब जगह ये चीजें चलती है, सब्जेक्ट के हिसाब से चीजें नहीं बदल जाती है। एज पर योर सब्जेक्ट दिस concepts will not change। so नीचे लिख दिया वैलिड फॉर सर्विस लोड कंडीशन।
सो वैलिड फॉर सर्विस लोड कंडीशन। तो ये वैलिड है सर्विस लोड कंडीशन के लिए। सर्विस लोड कंडीशन मतलब आपकी स्ट्रेस किससे कम है, Fy/3 से कम है। क्लियर है पूरी कहानी। T इक्वल्स टू 0 में है वो, वहां तक का लोड हटाएंगे तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा, वहां तक का लोड हटाएंगे तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा। हाँ, वहां तक का लोड हटाओगे तो स्ट्रेन 0 हो जाएगा। तो अगर आप अनलोड कर दोगे क्रीप स्ट्रेन डेवलप होने से पहले तो लोड 0 हो जाएगी। इट इज प्लास्टिक फ्लो बट विद एन इलास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक स्ट्रेस थोड़ी ना बोला है मैंने, प्लास्टिक फ्लो बोला है मैंने। तो फ्लो का मतलब तो डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक लिमिट तो आपकी स्ट्रेस से डिफाइंड है। तो समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि बातों का मतलब क्लियर नहीं है। मैंने प्लास्टिक फ्लो बोला है ना, यानी प्लास्टिक स्ट्रेन बोला है ना मैंने, प्लास्टिक स्ट्रेस थोड़ी ना बोला है। तो लोड तो आपका प्लास्टिक स्ट्रेस के अंदर ही है, क्योंकि डिफॉर्मेशन होती जा रही है और वो डिफॉर्मेशन रिवर्सिबल नहीं है। क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है इसलिए उसको मैंने क्या बोल दिया, प्लास्टिक फ्लो बोल दिया। हैंस इट इज टर्म्ड एज प्लास्टिक फ्लो। तो लोड आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, लोड आपका प्लास्टिक लिमिट के अंदर नहीं गया। लोड इज नॉट एंटरिंग इनटू प्लास्टिक लिमिट। तो दो अलग अलग बातें हैं, बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्रीप स्ट्रेन में डीएक्स को नेग्लेक्टेड किया है। कहां नेग्लेक्ट किया भैया, अपनी मर्जी से कुछ भी क्यों सोच लेते हो। कहां नेग्लेक्ट किया हुआ है डीएक्स को मैंने, वो तो इलास्टिक स्ट्रेन है, वो टाइम टी इक्वल टू 0 पे आया है। क्रीप तो मेरा टाइम टी पे आता है, तो क्रीप तो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन है ना। तो जब टाइम 0 है तो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन कितनी हो गई, 0 हो गई। तो क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू 0 है शुरू में, एट टी इक्वल टू 0 क्रीप स्ट्रेन इज 0। तो टाइम के बढ़ने के साथ ये स्ट्रेन बढ़ती है ना। चलिए, ये कहानी तो निकल के आ गई, दिस स्टोरी वी हैव डिस्कस्ड। अब ये जो क्रीप है, अभी जो क्रीप है क्यों मिलता है, तो क्रीप क्या होता है वो समझा दिया। क्रीप क्यों मिलता है, अब इसकी भी रिसर्च चल रही है। इट्स रिसर्च इज गोइंग ऑन, रिसर्च इज गोइंग ऑन, और हर रिसर्चर एक नया रीजन बता देता है क्रीप के ऑब्जर्व होने का। तो कहने का मतलब है कोई फिक्स्ड चीज नहीं पता इंसान को ये क्रीप क्यों मिलता है। सो एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड द क्रीप इज नॉट नोन टू अस। ये एक फिनोमिनन है जो हमने ऑब्जर्व किया मटेरियल के अंदर। अब उस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे हम थ्योरी को डेवलप कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत सारे रीजंस हैं जो माने जाते हैं क्रीप के पीछे। सो देयर आर सेवरल रीजंस अवेलेबल ड्यू टू विच क्रीप में बी ऑब्जर्व्ड। कुछ रीजंस को मैं मेंशन कर देता हूं। तो अगले पेज पे गया, सो वी कैन से नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्रीप इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। Creep is difficult to understand and may be due to any of the following reasons. Any of the following reasons. इनमें से किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। May be due to any of the following reasons. अब कौन कौन से रीजन प्रपोज्ड है। पहला रीजन इंटरनल मूवमेंट। फर्स्ट है इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर तो हमारे सीमेंट के अंदर जो एब्जॉर्ब्ड वाटर है उसके मूवमेंट की वजह से मिलता है। देन विस्कस फ्लो और स्लाइडिंग बिटवीन जेल पार्टिकल्स। CSH जेल बनती है हाइड्रेशन से, उसकी वजह से क्रीप प्रपोज्ड है। नेक्स्ट है मॉइस्चर लॉस की वजह से, so because of moisture loss. Next, growth of micro cracks. So growth of micro cracks. अगर छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप होने लग जाएं तो क्रीप मिलने लग जाएगी। देन लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, ये भी एक रीजन है हमारा। देन ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ द लोड, यू कैन से ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ द लोड from concrete to reinforcement. Gradual transfer of load from concrete to reinforcement. तो कुछ रीजंस मैंने लिख दिए हैं। concrete to reinforcement, RF का मतलब reinforcement है। RF means what? Reinforcement. So what is creep that we have discussed? creep क्या होता है वो डिस्कस कर लिया हमने कि टाइम के साथ जो डिफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसको हम क्या बोल देंगे, क्रीप बोल देंगे। अब कुछ रीजंस लिखे हैं यहाँ पे क्रीप के मिलने के। कौन कौन से रीजन है एक बार सारे उठा के देखते हैं। पहला, इंटरनल मूवमेंट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड वाटर। अब हमने बीएमसी में डिस्कस कर रखा है कि जब हम पानी को मिलाते हैं
व्हेन वी ऐड वाटर इनटू द बाइंडिंग मटेरियल, जैसे एग्जांपल सीमेंट, पानी अलग अलग फॉर्म में मिलता है आपको, यू विल फाइंड द वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन सा? एक वाटर होता है कंबाइंड वाटर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जेल वाटर भी बोल देते हैं, जो पानी क्या कर जाता है, हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रेशन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज जेल वाटर। तो उसकी मूवमेंट की वजह से आपको क्या मिल सकती है, क्रीप मिल सकती है। विस्कस फ्लो ऑफ द जेल पार्टिकल, तो जो CSH जेल मिलती है, ये लिख भी दिया मैंने, CSH जेल, जो CSH जेल मिलती है, इसके विस्कस फ्लो की वजह से क्रीप माना गया, हो सकता है इसके मूवमेंट की वजह से हो। मॉइस्चर लॉस, टाइम के साथ पानी क्या कर जाता है, लॉस हो जाता है, तो हो सकता है इसकी वजह से क्रीप हो। ग्रोथ ऑफ द माइक्रो क्रैक टाइम के साथ डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर और बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर, इसकी वजह से हो सकता है क्रीप हो। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, टाइम के साथ जो प्री स्ट्रेस है वो लॉस होती जाती है, हो सकता है इसकी वजह से क्या हो, प्री स्ट्रेस हो। ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ द लोड फ्रॉम कंक्रीट टू द रीइंफोर्समेंट, टाइम के साथ धीरे धीरे लोड ट्रांसफर हो रहा होता है कंक्रीट से रीइंफोर्समेंट के ऊपर, तो हो सकता है इसकी वजह से क्रीप डेवलप हो। तो सबने अपने अपने रीजन प्रपोज कर रखे हैं कि हो सकता है इस वजह से क्रीप हो। तो पहला पॉइंट ही क्या लिखा है, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हाउएवर कुछ रीजन ये प्रपोज है, फ्यू ऑफ द रीजंस आर प्रपोज दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, उन रीजंस को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस फॉर एनीवन? प्री स्ट्रेस के लॉस की वजह से क्रीप पाई जाती है। प्री स्ट्रेस क्या होता है, ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट में करेंगे, लोडिंग से पहले ही हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया कंक्रीट के ऊपर, प्रायर टू द लोडिंग और एप्लीकेशन ऑफ द लोड स्ट्रेस इज बीइंग अप्लाइड ओवर द कंक्रीट। जब इस स्ट्रेस को अप्लाई किया जाता है, इसमें खूब तरह के लॉसेस निकल के आते हैं, देयर आर n टाइप्स ऑफ लॉसेस व्हिच विल बी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। तो उस लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस की वजह से भी क्रीप मिलती है। बाकी प्री स्ट्रेस कंक्रीट तो अलग टॉपिक है हमारा, वो सेपरेट टॉपिक। तो जिस चीज के बारे में बताई नहीं है उसमें डाउट कैसे आ जाता है? आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट प्री स्ट्रेस, अभी मेरी सारा फोकस है क्रीप के ऊपर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रीप। इट मींस स्टार्टिंग में क्रीप ज्यादा होगी, बिल्कुल, फिर से अभी मैं बताने वाला था ये चीज। अगली पॉइंट मेरे को यही डिस्कस करनी थी कि क्रीप कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, क्या रेट होती है क्रीप की, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले थे अभी आगे। अभी तो बस मैंने फैक्टर्स बताए, आई विल ओनली डिस्कस दी फैक्टर्स, और कोई चीज नहीं बताई, सिर्फ फैक्टर्स की बात चली यहाँ पे। तो क्रीप क्या होता है, क्रीप किन रीजन की वजह से होता है। अब मैं इसी क्रीप को ग्राफिकली भी शो कर सकता हूँ, दी सेम क्रीप कैन बी शोन ग्राफिकली, और वहां से एक कंक्लूजन और निकल के आता है, फ्रॉम देयर वन मोर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अगर इसी क्रीप के एनालिसिस करें, जगह है यहाँ पे, सो दी सेम क्रीप इज बीइंग एनालाइज्ड, अगर इसी क्रीप के एनालिसिस करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो y एक्सिस पे हमारा टोटल स्ट्रेन, सो ऑन y एक्सिस वी हैव टोटल स्ट्रेन, ऑन x एक्सिस वी हैव टाइम, x एक्सिस पे हमारा टाइम है। तो अगर आप टोटल स्ट्रेन के एनालिसिस करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेन डायग्राम स्केल पे नहीं बनेगा और फ्री हैंड से बनेगा, तो कर्वेचर को इग्नोर करना। तो एक तो फ्री हैंड से बन रहा है, दूसरा स्केल पे नहीं बन रहा है, सो इग्नोर द कर्वेचर। तो कर्वेचर को इग्नोर कर सकते हो आप। सो दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन हमारी। एक बार वैल्यू सारी लिख देता हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इसका। सो फर्स्ट आई विल मार्क ऑल द वैल्यूज, देन द एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन। तो ये तो हमारा इंस्टेंटेनियस क्या निकल के आ गया, इलास्टिक स्ट्रेन निकल के आ गया। दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। सो इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन, इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन जिसकी वैल्यू कितनी थी, dx/l थी, द वैल्यू ऑफ व्हिच वाज इक्वल टू dx/l। अब उसके बाद डिफॉर्मेशन क्या करती गई, बढ़ती गई, डिफॉर्मेशन बढ़ती गई तो क्रीप भी बढ़ता जा रहा है, क्रीप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो किसी भी टाइम टी पे, अगर किसी भी टाइम टी पे आपको क्रीप निकालना है, सो लेट सपोज किसी भी टाइम टी पे मेरे को क्रीप निकालना है, ये क्रीप की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा क्रीप स्ट्रेन हो जाएगा। सो एट एनी टाइम टी, पीछे बना के दिखाया था मैंने आपको, सो किसी भी टाइम टी पे ये हमारे क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू है, दिस इज क्रीप स्ट्रेन विच इज इक्वल टू dy/l। तो ये हमारी क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब माना जाता है 5 साल के आसपास आपको टोटल स्ट्रेन मिल जाती है, यानी क्रीप स्ट्रेन भी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो 5 साल की वैल्यू पे जो क्रीप स्ट्रेन निकल के आती है उसको ही हम क्या मान लेते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेन मान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्रीप स्ट्रेन की जो इंक्रीमेंट है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल निकल के आती है। तो आप बोल सकते हो 5 साल वाली जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन है।
So at 5 years the value which is being obtained, तो ये t equals to t था, so this is t equals to 0, this is t equals to t, this is t equals to 5 years, और ये मान लो t equals to 100 years. So t equals to 100 years, तो 100 सालों तक की कहानी थी. तो ये हमारी अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन है. दिस इज अवर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन. तो इसको मैं बोल सकता हूं अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन. अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन विच इज इक्वल टू व्हाट, dy मैक्सिमम बाय l. इस पूरी प्रोसेस में लोड क्या है? इन दिस एंटायर प्रोसेस व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड? इस पूरी कहानी के अंदर जब डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, तो आपको दिख रहा है टाइम के साथ डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है. 5 साल के बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई है. तो इस पूरी प्रोसेस में लोड क्या रहा है? कांस्टेंट रहा है, लोड चेंज नहीं हो रहा. दूसरा, लोड किसके अंदर है? इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है. लोड कांस्टेंट है और लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है. तो मैंने लिख दिया कांस्टेंट लोडिंग. तो ये पूरी कहानी चली है कांस्टेंट लोडिंग पे. सो लोड इज कांस्टेंट एंड विद इन द इलास्टिक लिमिट. क्लियर? रिपीट करना है इसमें कुछ भी. अब लेट अस सपोज मैंने किसी टाइम पे आके लोडिंग को हटा दिया. अब जैसे ही आपने टाइम पे आके लोडिंग को हटा दिया, एट एनी टाइम टी इफ लोडिंग इज रिमूव्ड, तो यहाँ पे अनलोडिंग कर दी हमने. सो हियर अनलोडिंग इज डन. इफ एट दिस पॉइंट अनलोडिंग इज डन, सबसे पहली चीज क्या आएगी? आपको इंस्टेंटेनियस रिकवरी मिलेगी. यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस रिकवरी. तो ये चीज क्या है हमारी? तो जो इलास्टिक स्ट्रेन था आपका, वो इंस्टेंटली क्या कर जाएगा? रिकवर कर जाएगा. सो इंस्टेंटेनियस रिकवरी विल बी ऑब्टेन्ड. So instantaneous recovery. So instantaneous recovery will be obtained. So instantaneous recovery. तो जो instantaneous deformation हुई थी वो instantaneous क्या हो गई? रिकवरी मिल गई. उसके बाद कुछ रिकवरी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में भी मिलेगी. उसके बाद कुछ रिकवरी आपको टाइम के रिस्पेक्ट में भी मिलेगी. दिस इज नोन एज क्रीप रिकवरी. और जो बची हुई चीज है वो क्या होगी? हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन. तो वो जो रिकवर नहीं हुआ वो हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन है. तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा. दैट विल रिमेन एज इट इज. तो ये हमारी है क्रीप रिकवरी, ये है हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन. सो दिस इज क्रीप रिकवरी. सो क्रीप रिकवरी एंड दिस इज परमानेंट डिफॉर्मेशन. सो परमानेंट डिफॉर्मेशन, ये हमारी परमानेंट डिफॉर्मेशन है. तो टाइम के साथ जो आपको डिफॉर्मेशन मिलती रहे उसे हम क्या बोलेंगे? अगर लोड रिमूव कर दें तो स्ट्रेन इज रिकवरेबल और नॉट इन क्रीप. बेटा पार्शियली रिकवर हुआ है ना, ये दिखा तो रखा है क्रीप रिकवरी. सब कुछ बता दिया, उसके बाद किस चीज का डाउट रहता है? तो जब आपने लोड हटा दिया, एक तो आपको इंस्टेंटेनियस रिकवरी मिली, मतलब इंस्टेंटेनियस क्रीप नहीं है, वो इलास्टिक रिकवरी है. जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक रिकवरी है. इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन था. इंस्टेंटेनियस रिकवरी भी इलास्टिक रिकवरी है. उसके बाद कुछ प्लास्टिक रिकवरी भी है जिसको हमने क्रीप रिकवरी का नाम दिया. अब ये क्रीप रिकवरी क्यों हुई? क्रीप रिकवरी हुई, सीएसएच जेल की मूवमेंट हुई थी. लोड लगा हुआ था तो सीएसएच जेल मूव हो गई थी. जैसे ही आपने लोड हटाया, सीएसएच जेल अपनी जगह पे आ गई वापस. तो सीएसएच जेल के मूवमेंट से जो डिफॉर्मेशन हुई थी वो दोबारा रिकवर कर ली. पर क्रीप के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर थे. पानी का लॉस, तो जो लॉस पानी का हो चुका है वो उसकी वजह से रिकवरी नहीं मिलेगी आपको. जो श्रिंकेज मिल चुकी है उसकी वजह से रिकवरी नहीं मिलेगी आपको. तो कुछ रिकवरी आपको क्या है? परमानेंट मिलेगी. सर्टेन अमाउंट ऑफ रिकवरी विल बी परमानेंट. क्लियर है? ये किसी भी लोड की वजह से हो सकते हैं. लोडिंग में भी है नहीं, डेड लोड हो, लाइव लोड हो, बस लोड क्या होना चाहिए? सस्टेन्ड होना चाहिए. टाइम के साथ लोड लगा रहना चाहिए. लोडिंग शुड बी सस्टेन्ड. क्लियर है? तो यहां से क्या पता चला हमें? जो रेट है वो क्रीप का टाइम के साथ कम होता जाता है. तो कंक्लूजन क्या मिली? द रेट ऑफ द क्रीप डिक्रीजेस विद टाइम. क्लियर है? और हम मान सकते हैं कि 5 साल, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिलेगा, हम मान सकते हैं कि 5 साल पे जो आपको क्रीप मिलेगा वही क्या होगी? आपकी टर्मिनल क्रीप होगी. सो वैल्यू ऑफ द क्रीप एट 5 years इज द टर्मिनल वैल्यू ऑफ द क्रीप. इलास्टिक लिमिट में तो टोटल रिकवरी होनी चाहिए. तो मैंने कब बोला टोटल नहीं हुई? टोटल नहीं हुई. तो जितनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई थी उतनी इलास्टिक रिकवरी हो गई. जितनी इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुई थी उतनी इलास्टिक रिकवरी हो गई. दैट मच ऑफ द इलास्टिक रिकवरी हैज टेकन प्लेस. तो ये डिफॉर्मेशन लोड के प्लास्टिक रीजन में जाने की वजह से नहीं हुआ है. तो कृपया करके जो बताया जा रहा है उसको समझो.
ये डिफॉर्मेशन लोड के प्लास्टिक स्टेज में जाने की वजह से नहीं हुआ है, लोड इलास्टिक स्टेज में ही है। क्यों हुई है डिफॉर्मेशन? सीएसएच जेल की मूवमेंट की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, एक्स वाई जेड और फैक्टर्स बताए थे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या मिला पीछे वाली कर्व से? पीछे वाली कर्व से कंक्लूजन ये मिला, पीछे वाली कर्व से कंक्लूजन मिला, द रेट ऑफ द क्रीप, द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेस, द रेट ऑफ द क्रीप डिक्रीजेस विद टाइम। क्रीप की रेट टाइम के साथ डिक्रीज करती जाती है। एंड इट्स वैल्यू एट 5 years, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, is considered to be terminal value, and is considered to be terminal value। इसको हम टर्मिनल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? इसके नोट्स कहां से मिलेंगे? सारे नोट्स ग्रुप पे मिलते हैं। Why this curve not start from the origin? Because at t equals to 0 when load is applied there is elastic deformation। तो कर्व तो ओरिजिन से ही स्टार्ट हुई है। हे भगवान, मतलब क्या क्या दिमाग लगाते हैं सर, कर्व ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट हुई? ये किसने बोला ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई? भाई ओरिजिन से तो स्टार्ट हुई है कर्व। ये बोल रहा है सर कर्व ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हुई है, तो कहां से स्टार्ट हुई? अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई तो ओरिजिन से स्टार्ट हुई तो है। t equals to 0 पे जैसे ही आपने लोड अप्लाई किया आपको क्या मिली? इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन मिली ना, जिसको आपने क्या बोल रखा है? इलास्टिक स्ट्रेन बोल रखा है। तो कर्व तो ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ओनली। टर्मिनल वैल्यू का मतलब अल्टीमेट वैल्यू। हे भगवान, मतलब टाइप करे जाना है बस, समझने का कुछ नहीं है, बस टाइप करते रहो। चलो, तो क्रीप की रेट टाइम के साथ डिक्रीज करती है और 5 ईयर की वैल्यू को हम टर्मिनल वैल्यू यानी अल्टीमेट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। वी कैन कंसीडर द अल्टीमेट वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रीप। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो क्रीप को अफेक्ट करते हैं। ऑल दी फैक्टर्स आर वेरी बेसिक। सारे के सारे फैक्टर बहुत ही बेसिक है, डायरेक्टली आप बता दोगे। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रीप, जैसे पहला फैक्टर हायर सीमेंट कंटेंट, सो हायर सीमेंट कंटेंट। नेक्स्ट फैक्टर हायर वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट फैक्टर लोअर एग्रीगेट कंटेंट, सो लोअर एग्रीगेट कंटेंट लो हो, so lower aggregate content। next lower aggregate content। temperature की वैल्यू ज्यादा हो, so temperature is more। then size and thickness of the member is low or less, thickness of member is small, so size and thickness of the member is small। next आपकी जो लोडिंग है वो अर्ली एज पे हुई है, so loading is in early age। तो कुछ फैक्टर्स लिख दिए मैंने, लोडिंग इज इन अर्ली एज, जल्दी लोड अप्लाई कर दिया आपने। क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो, एक ही बात है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो आपको क्या ज्यादा मिलेगा? लोअर इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, व्हाट अबाउट द वेपराइजेशन? विल कम आउट टू बी मोर। अब देखते हैं सारे फैक्टर एक एक करके। अगर सीमेंट कंटेंट ज्यादा हुआ, वॉइड्स ज्यादा मिलेंगे, श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी, क्रीप ज्यादा आएगा। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हुई, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इज मोर इट मींस वाटर इज मोर, वेपराइजेशन विल बी मोर, इट मींस क्रीप विल कम आउट टू बी मोर। लोअर एग्रीगेट कंटेंट कम हुआ, इसका मतलब बड़े साइज के पार्टिकल कम हुए, बड़े साइज के पार्टिकल कम हुए, इसका मतलब आपको वॉइड्स क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अगर बड़े साइज के पार्टिकल ज्यादा होते हैं आपको वॉइड क्या मिलते? कम मिलते। बड़े साइज के पार्टिकल कम है, इसका मतलब आपको वॉइड्स क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टेम्परेचर ज्यादा है, वेपराइजेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है पूरी कहानी? सो इफ टेम्परेचर इज मोर, वेपराइजेशन विल कम आउट टू बी मोर। साइज और थिकनेस मेंबर की छोटी है, जितना छोटा मेंबर होगा उतनी ही ज्यादा पानी की वेपराइजेशन होगी। मोर इज द वेपराइजेशन ऑफ द वाटर, मोर इज द क्रीप, उतना ही ज्यादा क्रीप डिफॉर्मेशन निकल के आएगी। लोडिंग आपने जल्दी लगा दी, जितनी जल्दी लोड लगा दोगे
उतना ही ज्यादा क्रीप मिलेगा। पीछे डिस्कस किया था, रेट ऑफ क्रीप डिफॉर्मेशन टाइम के साथ क्या होती है, कम होती जाती है। तो जितने टाइम बाद लोड लगाओगे उतनी कम क्रीप, जितनी जल्दी लोड लगा दोगे उतना ज्यादा क्रीप। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रीप को अफेक्ट करते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द क्रीप। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? लो एग्रीगेट कंटेंट वाला, अगर एग्रीगेट कंटेंट लो है इसका मतलब बड़े साइज के पार्टिकल क्या है, कम है। बड़े साइज के पार्टिकल कम है, इसका मतलब वॉइड्स क्या है, ज्यादा है। वॉइड्स ज्यादा है, इसका मतलब श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी। श्रिंकेज ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब क्रीप ज्यादा मिलेगा। Does it depends upon the grade of the concrete? हाँ बिल्कुल। हाई स्ट्रेंथ मतलब हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो अगर ग्रेड ज्यादा रखोगे कंक्रीट का आपको क्रीप कम मिलेगा। ग्रेड छोटा रखोगे क्रीप ज्यादा मिलेगी। क्रीप विल कम आउट टू बी मोर। क्लियर है पूरी स्टोरी? तो ये कुछ फैक्टर्स बता दिए जो क्रीप पे अफेक्ट डालते हैं। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द क्रीप। अब हम बात करते हैं किसकी, नाउ विल टॉक अबाउट द क्रीप कोफिशिएंट। तो हम बात करते हैं किसकी, क्रीप कोफिशिएंट की। तो एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं इसके अंदर। आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फैक्टर व्हिच इज टर्म्ड एज व्हाट, क्रीप कोफिशिएंट। आप क्रीप कोफिशिएंट बोल दो, अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट बोल दो, एक ही बात है। सो क्रीप कोफिशिएंट और अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट और यू कैन से अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट, अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट, एक ही बात है। डिनोटेड बाय सिंबल थीटा, डिनोट करते हैं इसको थीटा से। साइज कम है तो वेपराइजेशन कैसे ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होगा। अगर साइज कम है इसका मतलब वॉल्यूम कम है, सेम वॉल्यूम के लिए एरिया ज्यादा एक्सपोज है, एरिया ज्यादा एक्सपोज है, वेपराइजेशन ज्यादा होगी। वेपराइजेशन विल कम आउट टू बी मोर। बीएमसी की क्लास लगाओ, सारी चीजें डिस्कस की हुई है उसके अंदर। ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड देयर आल्सो। सो क्रीप कोफिशिएंट, अब क्या है क्रीप कोफिशिएंट? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जितना छोटा मेंबर होता है उतना ज्यादा सरफेस एरिया निकल के आता है। स्मॉलर इज द मेंबर, मोर इज द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। जितना बड़ा पार्टिकल होता है उतना छोटा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। वेपराइजेशन होती है सरफेस एरिया से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of ultimate creep strain to that of the elastic strain, ये रेशियो है किसका? तो हमारा जो क्रीप कोफिशिएंट है या जो अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट है, ये रेशियो है किसका? अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का। तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन क्या थी? dy मैक्सिमम बाय l टू द इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन क्या था हमारा? इलास्टिक स्ट्रेन वाज व्हाट? dx बाय l। This was the elastic strain। तो इलास्टिक स्ट्रेन थी हमारी dx by l। तो ये किसके बराबर निकल के आ गया? dy मैक्सिमम डिवाइड बाय dx। दिस इज नोन एज व्हाट? क्रीप कोफिशिएंट। इसको हम टेक्निकली क्रीप कोफिशिएंट बोल देते हैं। और ये क्रीप कोफिशिएंट किस पे डिपेंड कर जाती है? ये डिपेंड कर जाती है एज ऑफ लोडिंग के ऊपर, कब आपने लोड को अप्लाई किया। सो वी कैन से दिस क्रीप कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन, so this creep coefficient depends upon age of loading। so this creep coefficient depends on age of loading। so depends on age of loading as follows। ये हमारा कोड ने वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है कोड ने वैल्यू? डायरेक्टली सवाल आता है इसके ऊपर। सो एज ऑफ लोडिंग और हमारे पास है क्रीप कोफिशिएंट 7 days, 28 days एंड 1 ईयर। 7 days पे वैल्यू है 2.2, 28 डेज वैल्यू है 1.6 और 1 ईयर की वैल्यू है, और 1 ईयर की वैल्यू है, और 1 ईयर की वैल्यू है, एट 1 ईयर द वैल्यू इज 1.1। 1 ईयर की वैल्यू है 1.1। तो क्रीप कोफिशिएंट रेशियो होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का और इलास्टिक स्ट्रेन का। इसकी वैल्यू डिपेंड कर जाती है एज ऑफ लोडिंग के ऊपर। अब मैंने वैल्यूज तो लिख दी है, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आता कि एज ऑफ लोडिंग से हमारी जो क्रीप कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ दिस। तो टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ। आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। थोड़ा ऊपर हो जाओ और आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चेक करना।
Then, so first point of reference, date of loading, then date of first loading, फिर creep coefficient हमारी ये है dx, फिर वैल्यू है dy मैक्सिमम, ये mm में डाल दो, ये वैल्यू डाल दी mm के अंदर, फिर मैंने निकाल लिया टोटल डिफॉर्मेशन इन mm। मेरा टॉपिक खत्म हुआ ही नहीं, सिग्निफिकेंस पहले ही जान लेनी है। अभी तक तो मैंने बात ही खत्म नहीं करी अभी तक, तो जो बात खत्म नहीं हुई उसका सिग्निफिकेंस कैसे समझ में आ जाएगा? एक प्रोसेस को डेवलप होने में लगे 200 साल, मैंने अभी तक बात करी है उसके बारे में 20 मिनट, और आपको उसकी सिग्निफिकेंस भी जाननी है। अब एक बार सोचना क्या चीज पूछते हो आप। एक बात को डेवलप होने में लगे 200 साल, मैंने सिर्फ 20-30 मिनट बात करी है और आपको उसकी सिग्निफिकेंस भी जाननी है कि सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर उसके बाद सवाल करके पेपर भी निकाल लेना है। बेटा इतनी जल्दी चीजें नहीं होती है, तो वो टाइम देना पड़ता है उसके लिए। तो डेट ऑफ लोडिंग, आज का डेट है, आज ले ली 21, 7वां महीना, सो 21, 7वां महीना 21, 7वां महीना 21। चलो, अगर हमारी डेट ऑफ लोडिंग है 21, आज ही आपने लोड लगाया, इन एनी केस आपको डिफॉर्मेशन जो इंस्टेंटेनियस मिलेगी सेम मिलेगी। तो इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन मैंने फिक्स कर दी, तो इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन 20 mm। तो इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट लेट अस सपोज मेरी डेट ऑफ लोडिंग चेंज कर देता मैं, तो डेट ऑफ लोडिंग को मैं चेंज कर देता। नाउ डेट ऑफ लोडिंग इज चेंज्ड, आज के 7 दिन बाद मतलब 7वां दिन, तो 28/7/21। तो अगर मैं 7 दिन पे लोडिंग करता, इंस्टेड ऑफ 21 आई वुड हैव लोडेड ऑन व्हाट 28th। हमारा क्रीप कोफिशिएंट कितना है? 2.2। जरा कोई मुझे बताएगा मुझे क्रीप कितनी मिलती है? जरा कोई बताएगा मुझे क्रीप कितना मिलता? dy मैक्सिमम कितना मिलता? 2.2 टाइम्स ऑफ दिस। 2.2 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 44 mm। आपको टोटल डिफॉर्मेशन कितनी मिलती? टोटल डिफॉर्मेशन मिलती 20 + 44 64 mm। कब? आपको टोटल डिफॉर्मेशन ये मिलती है 28 तारीख को, तो 28 तारीख को ये डिफॉर्मेशन निकल के आती। क्लियर? बट लेट सपोज मैं लोड अप्लाई करता आज के 28 दिन बाद। जरा जोड़ना है उसमें 28 दिन कितने होते हैं? अगर मैं इसमें 28 दिन जोड़ूं तो 30 दिन का महीना है, 19 तारीख, तो 19/8/21, 28 दिन बाद। क्रीप कोफिशिएंट कितना है? क्रीप कोफिशिएंट है 1.6। तो मैं लोडिंग करता 18 अगस्त, ठीक है 18 अगस्त लो 18th, सो 18-19 एक ले ली। तो थीटा को फिक्स पहले ही कर दिए, मैं फिक्स पहले नहीं कर दिया हूं, कोड ने फिक्स किया हुआ है। तो थीटा हमने फिक्स नहीं किया है भाई, मैंने अपनी वैल्यू नहीं लिखी है, कोड ने बताई है वैल्यू कि इतने दिन पे क्रीप इतनी मिलती है, तो मैंने कोई फिक्स नहीं करी है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1.6। तो अगर मैं 28 दिन पे लोडिंग करता तो मेरे को मैक्सिमम क्रीप कितना मिलता? मैक्सिमम क्रीप मिलता है इसका 1.6 टाइम 32 mm। टोटल डिफॉर्मेशन कितनी मिलती है आपको? टोटल डिफॉर्मेशन निकल के आ जाती, टोटल डिफॉर्मेशन वुड हैव बीन 20 + 32 52 mm। तो 18 तारीख को आपको अगस्त में डिफॉर्मेशन मिलती, तो 18 तारीख को आपको अगस्त में डिफॉर्मेशन मिल जाती कितनी? योर डिफॉर्मेशन वुड हैव बीन हाउ मच? 52 mm। इन दोनों वैल्यू से क्या समझ में आया? अगर आपने लोड जल्दी लगा दिया, क्रीप क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। अगर आपने लोड बाद में लगाया, अब मैं बात कर रहा हूं 1 साल की, तो अगर 1 साल बाद की बात करें, 21/8/21, क्रीप कोफिशिएंट कितना है हमारा? 1.1। वैल्यू कितनी मिलती है हमें? वैल्यू मिलती है 22 mm। टोटल डिफॉर्मेशन 20 + 22 42 mm। चेक करो, अगर मैं लोड लगाता आज के 1 साल बाद, मेरे को क्रीप की वैल्यू बहुत कम मिलती है। द वैल्यू ऑफ द क्रीप वुड हैव बीन वेरी लेस। तो इसका मतलब क्रीप डिपेंडेंट है किसके ऊपर? क्रीप डिपेंडेंट है एज ऑफ लोडिंग के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ लोडिंग।
तो क्रीप रिड्यूसेस विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ लोडिंग, बिल्कुल सही बात है रोहित, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पीछे आपको ये जानकारी दी थी, अब वैल्यूज कैलकुलेट भी करके दे दिया आपको, वैल्यूज इज ऑल्सो बीइंग कंप्यूटेड। क्लियर है एग्जाम्पल? इज एग्जाम्पल क्लियर? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें, किसी के लिए एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चले आगे। चलो, अगर आपको किसी बीच वाली इंटरवल के लिए क्रीप कोफिशिएंट निकालना है तो हम इंटरपोलेट कर देंगे, पर जब आप इंटरपोलेट करोगे, हाँ लास्ट वाला 22 है, सॉरी, पर जब आप इंटरपोलेट करोगे, व्हेन यू विल इंटरपोलेट दिस, ध्यान रखना टाइम किस पे हो, लॉग स्केल पे हो। टेक प्रॉपर केयर, टाइम शुड बी ऑन लॉग स्केल। तो मैं इसमें नोट करके मेंशन कर देता हूं, फॉर इंटरमीडिएट value of time, creep coefficient can be computed by interpolation. Creep coefficient can be computed by interpolation. However, time must be on log scale. टाइम लॉग स्केल पे होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। लॉग लेके इंटरपोलेशन करेंगे, बिल्कुल सही बात। डेट लोडिंग, डेट ऑफ फर्स्ट लोडिंग मींस जिस समय लोड लगाया आपने वो डेट लिखी हुई है। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? लॉग स्केल लगाई जाती है जब डाटा बहुत वाइड हो। एक बेसिक जानकारी बताई होगी ऑलमोस्ट हर कोर्स में, ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जिसमें ये डिस्कशन नहीं किया होगा। जब भी हमारे पैरामीटर की रेंज बहुत वाइड हो जाती है उसको लॉग स्केल पे डाल दिया जाता है। व्हेनेवर द रेंज ऑफ अवर पैरामीटर इज वेरी वाइड, टाइम 100 साल तक जाता है, टाइम की वैल्यू वेरी कर रही है 100 साल तक। जो मेरा क्रीप कोफिशिएंट है वो 2.2 से लेके 1 के बीच में ही है। जो टाइम है वो तो 100 साल तक जा रहा है, और जो मेरा क्रीप कोफिशिएंट है वो है 2.2 से लेके 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत छोटी है, टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उसको श्रिंक करने के लिए लॉग स्केल पे डाल दिया। तो एक बेसिक कंसेप्ट होता है, पर क्योंकि पूछना है हर बार, जब भी आएगा पूछ लोगे सर लॉग पे क्यों डाला। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें लॉग पे वैल्यू नहीं डाली होगी, और हर बार सेम रीजन बताता हूँ कि यार रेंज बहुत वाइड होती है लॉग स्केल पे डाल देते हैं, रेंज बहुत वाइड होती है तो लॉग स्केल पे डाल देते हैं, वी पुट इट ऑन लॉग स्केल। चलिए सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी अब कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एवरीवन।